रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 5। सबक 4। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। मुझे याद है कि हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सूखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि यह एक केविन कॉस्टनर की तरह एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका था, परंतु उसके अनुयायी आज भी जिंदा थे। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार है कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए और गरीबों और मध्यम वर्गों के लोगों के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मध्यम वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्यम वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्यम वर्ग से। टैक्स के बारे में पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की ज़रूरत है। हमें टैक्स के इतिहास को जानने की ज़रूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते हैं, परंतु मेरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के विशेषज्ञ थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी-कभार युद्ध का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स ज़रूर लगते थे। राजा या राष्ट्रपति के मुँह से कह भर देता है और हर आदमी उसकी बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टैक्स लगाया गया और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड में इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया गया। 1913 में संविधान के 16वें संशोधन के साथ अमेरिका में भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। चाय पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने के कारण बोस्टन हार्बर पर प्रसिद्ध टी पार्टी की घटना हुई थी, जिससे क्रांतिकारी युद्ध की ताकत मिली। इंग्लैंड और अमेरिका को दोनों ने ही नियमित इनकम टैक्स को विचार को जनता के गले उतरने में लगभग 50 साल का समय लग गया। इन ऐतिहासिक तिथियों से हमें यह पता नहीं चलता कि दोनों के मामले में टैक्स शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी ना भूलें। उन्होंने स्पष्ट किया था कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना और उन्हें ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि टैक्स अमीरों को सजा देने और मध्यम वर्ग तथा गरीबों को मदद देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दिए और यह वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इनका समर्थन किया था, यानी गरीब लोग और मध्यम वर्ग। एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वह एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजीपति। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग-अलग मानदंडों पर तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। जितना ज़्यादा खर्च करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका संगठन उतना ही बड़ा होता है। सरकार में जितना बड़ा संगठन होता है, उतना ही ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को काम पर रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे निवेशक उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता। उनके लक्ष्य बिजनेस को ज़्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे-जैसे सरकार कर्मचारी बढ़ते हैं, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उतने ही ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत होती है। मेरे पढ़े-लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैंडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से वे इस विचार को इतना ज़्यादा चाहते थे कि वे मेरी माँ को और मुझे दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट में बढ़ोतरी करने की कोशिश करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को भर्ती करा सकें।
ऐसा वे शिक्षा विभाग की अपनी नौकरी में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी उनका यह काम था। जब मैं 10 साल का था, तब से मैं अपने अमीर डैडी से यह सुनता आया हूँ कि सरकारी कर्मचारी आलसी, चोरों का ग्रह है और मेरे गरीब डैडी से मैं यह सुनता आया हूँ कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं, जिनसे सरकार को ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं एक तरफ तो शहर के सबसे उद्योगपतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था, तो वहाँ मुझे मेरे डैडी मिलते थे, जो एक नामी सरकारी नेता थे। अब यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। परंतु जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा कि मैंने कहा कि टैक्स लागू होना चाहिए सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिन हुड के अर्थशास्त्री सिद्धांत में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बाँट दिया जाता था। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहाँ से धीरे-धीरे टैक्स के बोझ के नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्हीं नियमों से नहीं खेलते थे, जिनसे जनता खेलती है। जैसा कि मैंने बताया कि अमीर पहले ही कॉर्पोरेशन के बारे में जानते थे, जो पानी के जहाज़ों को दिन में लोकप्रिय हुए। अमीरों ने हर समुद्री यात्रा की संपत्ति को जोखिम को सीमित करने के लिए कॉर्पोरेशन का उपयोग किया और अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कॉर्पोरेशन में अपना पैसा डाल देते थे। फिर यह कॉर्पोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए नाविकों को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो नाविकों की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वह पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समुद्री यात्रा के लिए दिया था। आगे आने वाला चित्र ये दर्शाता है कि किस तरह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपको आपके इनकम स्ट्रक्चर और बैलेंस शीट के बाहर बैठाता है। अमूल लोग किस तरह का खेल खेलते हैं। चित्र नंबर 1, पहला कॉलम आय, दूसरा कॉलम है व्यय प्लस टैक्स। दूसरे चित्र में संपत्ति और दायित्व है, जिसमें संपत्ति से आय आती है और उसी आय से व्यय होता है। कॉर्पोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्यम वर्ग की तुलना में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मुझे दो डैडियों की ने शिक्षा दी थी, जिसमें से एक समाजवादी और दूसरे पूंजीपति थे। मुझे जल्द ही यह महसूस हुआ कि पूंजीपति में पैसों की ज़्यादा समझ होती है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण समाजवादी आखिर खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ को जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ ही लेते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्यम वर्ग पर लगे। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह सिर्फ स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता था। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों को किस तरह हराया। एक बार अमीरों से वसूला कानून पारित हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो इस बात से खुश हुए कि यह पैसा सरकारी कर्मचारी और अमीरों को दे दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी के पास यह पैसा नौकरी और पेंशन के रूप में गया। अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, परंतु उस पैसे के मैनेजमेंट की समस्या थी। उसमें कोई रिसर्कुलेशन नहीं था। दूसरे शब्दों में, सरकारी नीति में अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं, तो आप पैसा बचाना बंद नहीं करते। अगर आप अपने लिए आवंटित फंड को खर्च नहीं कर पाते, तो आपको अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्य तो माना ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस के पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चक्र चलता है, तो पैसे की मांग बढ़ती है और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वह गरीब और मध्यम वर्ग लोगों पर भी टैक्स के दायरे में ले लिया, जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का प्रयोग किया। वे कॉर्पोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉर्पोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कॉर्पोरेशन नहीं बनाया, यह नहीं जानते हैं कि कॉर्पोरेशन जैसी कोई चीज़ होती है। कॉर्पोरेशन केवल एक फाइल
का फ़ोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज़ लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफ़िस में रखा होता है। यह कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉर्पोरेशन का नाम लिखा होता है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं है। कॉर्पोरेशन केवल कानूनी दस्तावेज़ है, जो एक ऐसी कानूनी देह बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती है। अमीरों की संपत्ति एक बार फिर सुरक्षित हो गई, एक बार फिर कॉर्पोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। यह स्थायी इनकम टैक्स कानूनों को पारित होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉर्पोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम थी। इसके अलावा, जैसा पहले बताया जा चुका है, कॉर्पोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलो का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के लिए हमेशा खिलाफ ही रही है। यह लड़ाई तब छिड़ती है जब कानून बनते हैं और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं, उनमें समझ की कमी है। हारने वाले लोग जो हर सुबह उठकर तैयार हो जाते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं, तो वे इस तरह का खेल उसी तरह से खेल सकते थे। फिर भी वे पैसे से आज़ाद हो सकते थे और अमीर बन सकते थे। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं अकेले किसी अपने बच्चे को यह सलाह देता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है, वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 महीने तक काम करता है ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार से यह समय बहुत ही ज़्यादा है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको सरकार को उतनी ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलो का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सज़ा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते, बल्कि वे पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीज़ों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज़्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसलिए वे चतुर और स्मार्ट वकीलों तथा अकाउंट की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मानते हैं। वे कानून बदलें या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए ज़रूरी संसाधन होते ही हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। इनमें से ज़्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले होते हैं, परंतु इनका ज़्यादा फ़ायदा सामान्य तौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं, क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 1031 इंटरनल रेवेन्यू कोड अनुच्छेद 101 अनुच्छेद 1031 का संक्षिप्त रूप है, जिससे रियल एस्टेट बेचने वाले को टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका मिलता है। अगर वह ज़्यादा महंगे रियल एस्टेट को खरीदता है और सौदेबाजी में फ़ायदा नहीं लेता है, तो रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स का लाभ देता है। जब तक कि आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता है जब तक कि आप उसे नकद ही ना रखें। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टैक्सों का छूट का लाभ नहीं लेते हैं, अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीबों और मध्यम वर्गों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। वे चुपचाप बैठे रहते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बाहों पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाज़त दे देते हैं। आज मैं ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या लगातार स्तब्ध होता रहता हूँ, और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं और मैं जानता हूँ कि सरकारी टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं और इसके लिए सरकार दोषी थी। मुझे यह सब पता है, परंतु जनवरी से लेकर मई के पहले पखवाड़े तक सरकार के लिए काम करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटवार नहीं किया। मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्हें केवल खेल को चतुरता से खेला और उन्होंने ऐसा कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीख
सबक आपको याद होगा, मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफ़िस में बैठकर उनका इंतज़ार करता था। वे जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूँ और एक दिन खुद को भी इतना ही ताकतवर बनाना चाहूँ। जितने भी समय तक मैंने उनके मार्गदर्शन में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही ताकत है और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है, उसे बनाए रखने के लिए उन्हें कई गुना करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर-उधर धक्के मारता रहेगा। अम्मी-डैडी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाया करते थे कि सबसे ज़्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइज़र नहीं होता, बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं, तो टैक्समैन हमेशा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर लेगा। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम ना करूँ। यह मेरा पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं, तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है, तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने के लिए पैसे की ताकत का ज्ञान होना चाहिए। फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूँढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए, इस बात का भी सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं, तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो आपके पास बचने के मौके होते हैं। इसलिए अमीर-डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार के टैक्स से सस्ता था। मेरे लिए उनका सर्वश्रेष्ठ सबक सबक था, स्मार्ट बनो, ताकि तुम्हें इधर-उधर धक्के ना दिए जाएँ। और मैंने ज़िंदगी भर इसे अपनाया। वे कानून जानते थे, क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे, क्योंकि कानून ना जानना बहुत महँगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गिरोह से ही क्यों ना हो। मेरे पढ़े-लिखे डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में बढ़िया नौकरी खोजूँ। वे हमेशा मुझे उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे, जो कॉर्पोरेट की सीढ़ी चढ़ने से हासिल की जा सकती हैं। वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉर्पोरेट नियोक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक को पूरी तरह निर्भर रहने से मैं एक दुधारू गाय बन जाता, जिसे दुआ जा सकता था। जब मैंने अपने अमीर-डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई, तो वे केवल हँसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा, सीढ़ी का मालिक ही क्यों न बन जाया जाए। बचपन में मुझे याद है, यह समझ में नहीं आया कि कॉर्पोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब है। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, परंतु मेरी उम्र कम थी। मैं ऐसा इस संभावना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि वयस्क लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते, तो मैं अपने पढ़े-लिखे डैडी की सलाह का पालन कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार-बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉर्पोरेशन का विचार जीवित रहा और मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। जब मैं 15-16 साल का हो गया, तो मैं जानता था कि मैं उस राह पर नहीं चलने वाला हूँ जो मेरे पढ़े-लिखे डैडी ने मुझे बताई है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा किस तरह करूँगा, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय किया कि भीड़ के साथ नहीं चलूँगा और उस दिशा में नहीं जाऊँगा जिस तरफ मेरे सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। जब मैं 25 साल का हुआ, तब मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। मैंने हाल में ही मरीन कॉर्प्स की जॉब छोड़ दी और ज़ेरॉक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार जब मैं अपनी तनख्वाह के चेक को चेक करता, तो मुझे हमेशा निराशा ही होती थी। कटौतियाँ इतनी ज़्यादा थीं और जितना ज़्यादा काम करता था, कटौतियाँ उतनी ही ज़्यादा होती जाती थीं।
जब मैं ज़्यादा सफल होने लगा तो मेरे वरिष्ठ बॉस ने मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बातें करने लगी। यह सुनने में अच्छा लगता था, परंतु अपने कामों में अमीर डैडी की यह आवाज़ भी सुन सकता था कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसे अमीर बना रहे हो। सन 1974 में जेरोक्स के कर्मचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले ही मेरे संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्तियां मौजूद थीं, परंतु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। कटौतियों वाली तनख्वाह को देखकर मुझे मेरे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी। अगर मैं पढ़े-लिखे डैडी की सलाह पर चलता, तो मुझे अपना भविष्य साफ नज़र आ रहा था। कई नियोक्ता यह अनुभव करते हैं कि अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखें, तो उनके बिज़नेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, परंतु मेरे साथ नहीं। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां बढ़ाना शुरू कर दी, तो मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास अब एक लक्ष्य था, मैं सुबह जल्दी आ जाता और मेहनत से काम करता और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थीं, वहाँ किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज़्यादा मुझे लगा कि वहाँ निवेश की संभावना है, उतनी ही ज़्यादा ज़ेरॉक्स मशीनें मैंने बेचीं। मैंने जितनी ज़्यादा मशीनें बेचीं, उतनी ही ज़्यादा मुझे पैसा मिला। हाँ, और मेरी तनख्वाह के चेक उतनी ही ज़्यादा कटौतियाँ हुईं। यह प्रेरणादायक था कि मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए कम मेहनत के बजाय ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था। सन 1978 तक मैं सेल्स की चोटी के 5 लोगों में था। प्राय नंबर 1 में मैं चूहा दौड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे कॉर्पोरेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था। जबकि मेरा कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट में निवेश करने वाली कंपनी थी और वह पैसा जो मैं अपने कॉर्पोरेशन में संपत्ति वाले कॉलम में बना रहा था, वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह ने मुझे ज़्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्द ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली कार खरीद दी। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपना कमीशन बेच रहा हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैंने अपने कमीशन की संपत्तियों को संपत्ति वाले कॉलम में निवेश किया। मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरे संपत्ति वाले कॉलम को हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी बन रहा था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज़्यादा कर्मचारी तैयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में दे देते थे, और वह भी टैक्स चुकाने से पहले। मैंने जेरोक्स के लिए ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। मेरी योजना सही तरीके से चल रही थी। मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उस चूहा दौड़ के मिथक से बाहर निकलने में सफल हो सकता था और उस कम उम्र में ही एक नियोक्ता बन गया था। यह पैसे की समझ से ही संभव हुआ। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे फाइनेंशियल आईक्यू कहूँगा, आर्थिक स्वतंत्रता की मेरी राय में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूँ। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े चित्रों में आने वाले ज्ञान से बढ़ता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे फाइनेंशियल साक्षरता कहा जाता है। अगर आप साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितने ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे, उतने ही ज़्यादा सूक्ष्मता की ज़रूरत होगी, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों की महल की तरह ढह जाएगा। यह बाएं मस्तिष्क का पहलू है जिसमें वर्णन या सूक्ष्मता जरूरी है। फाइनेंशियल साक्षरता वह योग्यता है जिसके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश, जिसे मैं पैसे से पैसे का विज्ञान कहूँगा। इसमें तकनीकी रणनीतियाँ और फार्मूला की ज़रूरत होती है। यह मस्तिष्क
का दायां हिस्सा है, यानी कि रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है, जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। सन 1996 में क्रिसमस के दौरान टिकल मी एल्म डॉल कॉपर्ड भी तकनीक या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी या वर्तमान बाजार की परिस्थिति के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश करना या इसकी अवधारणाओं को बच्चों में समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये जटिल होती है। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विषयों को अनुभूति से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मोडोल से परिचित नहीं होते, उनके लिए यह एक सीम स्टेट करेक्टर थी, जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों को खूब प्रचारित किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की सूची में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। परंतु क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद जब यह बाजार से गायब हो गया, तो कई लोग सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने जानबूझकर तो इसे बाजार से गायब नहीं कर दिया। इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची, तो दुकानदारों और दूसरे खिलौनों वालों ने इसमें मुनाफा कमाने का मौका देखा। जिन्हों जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी, वे दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए थे। टिकल मी एल्मो डॉल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाजारों पर लागू होती है। नंबर 4 है कानून। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, निवेश और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वह बहुत ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं होता है। इसमें उतना ही अंतर है जितना कि पैदल चलने वाला और उड़ने वाले में होता है। ये अंतर बहुत ज़्यादा होता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। नंबर 1, टैक्स लाभ। एक कॉरपोरेशन कई ऐसी चीज़ें कर सकता है जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि यह टैक्स के पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है, परंतु इसमें अंदर घुसना तब तक ज़रूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी ना हो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, और फिर जो बचता है उसे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है जितना खर्च करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स देता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते आपके पास खुद के निवेश हों जो अच्छा कैश फ्लो दे रही हों। उदाहरण के तौर पर आपने कॉरपोरेशन का फ़ायदा यह है कि घूमने जाने का कार्यक्रम, हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाना या कार का भुगतान, बीमा, रिपेयर इत्यादि कंपनी के खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की सदस्यता भी कंपनी की खर्च में ही होती है। ज़्यादातर रेस्तरां के डिनर भी आंशिक व्यय हैं, और भी ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जो टैक्स चुकाने से पहले किए जाते हैं। नंबर 2, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फ़ायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिट से अपनी ज़्यादातर संपत्ति को छुपाने के लिए कॉरपोरेशन और ट्रस्ट को सहारा देते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है, तो उसे यह पता चलता है कि वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है। दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही